हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे जितनी भी है जो हमारे अभी तक आए हुए जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि यहाँ से इन लास्ट थ्री चैप्टर से जो है जो बेसिक जेनेटिक्स वाला पोर्शन है, इससे आपका कई मतलब 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बिना किसी टाइम को गवाए हुए अपना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस चीज़ को विशेष ध्यान देखिए, इसमें मैंने आपसे 10 क्वेश्चंस लिए, उन 10 क्वेश्चंस को ही सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा मैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन ए डीएनए एंड एन आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए और आरएनए में क्या जो डिफरेंस है वो इसमें बताया गया हुआ है। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड और आरएनए न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पर जो है डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो दिया हुआ है, देयर इज नो टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है ना, दैट मीन्स कि डीएनए के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है। आरएनए न्यूक्लियोटाइड में दिया हुआ देयर इज ए टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट मीन्स सेकेंड नंबर कार्बन पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। डीएनए में क्या क्या दिया हुआ है, थाइमिडीन, थाइमीन एंड साइटोसिन आर द प्राइमेडीन बेसिस इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड। दैट मीन्स कि डीएनए के पास थाइमीन और साइटोसिन प्रमिडीन बेसिस जो है वो डीएनए के पास पाया जाता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल और साइटोसिन जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि हमने आपको बताया था कि जैसे डीएनए में थाइमीन होती है और यूरेसिल में जो है सॉरी आरएनए में यूरेसिल होती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं डी ऑक्सी राइबोज इज द पेंटोज शुगर। ठीक है ना, तो डीएनए के पास डी ऑक्सी राइबोज शुगर होती है और आरएनए के पास राइबोज शुगर होती है। जो है आरएनए के पास क्या होती है, पेंटोज शुगर होती है। इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ हिस्टोन्स इन फॉर्मिंग ए न्यूक्लियोजोम। ठीक है ना, तो दैट मीन्स को जो न्यूक्लियोजोम है वो किस तरह से फॉर्मेशन होता है, क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो आपको आपके सुविधा के अनुसार बताऊं कि मैंने आपको बताया हुआ था कि जहाँ पर जो है जो न्यूक्लियोजोम मॉडल है या जिसको हम बोलते हैं ऑक्टामर, ऑक्टामर में जो 4 यूनिट हैं उनकी 2 सब यूनिट होती हैं, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है ना, तो और इन सभी को जो बाइंड करता है वो कौन करता है, H1। ठीक है ना, H1। और इन सब की जो है 2 यूनिट्स हैं और ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑक्टामर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, जिसको हमने बताया था इस तरह के, और इसके ऊपर जो है ये इस तरह से लगा रहता है और इसको बाइंड करने के लिए क्या लगा होता है, H1 लगा हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। जितनी भी हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो कैसी होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। दूसरा अभी क्वेश्चन में मैंने बताया आंसर, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन बिकम ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। दैट मीन्स क्या बनाता है, हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्मेशंस करता है। और क्योंकि इन सभी की 2-2 यूनिट्स होती हैं। थर्ड पॉइंट तो है जो बताया हुआ कि जो डीएनए जो होता है कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। एंड दैट मीन्स कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं। और जो जो ऑक्टामर फॉर्मेशन हुआ है इस तरह का, जो जहाँ पर H2A, H3, H2A, H2B, H3 एंड H4, इससे मिलके दो यूनिट, ये जो आपको फ्रंट में दिखाई पड़ रही 4 यूनिट ऐसे ही आपको पीछे दिखाई पड़ेंगी। तो टोटल मिला के 8, और इसको जो मिलाकर जो डीएनए है वो कितना बेस पेयर का, 200 बेस पेयर को। और इसको बाइंड अप करने के लिए किसको बाइंड किया हुआ है, H1 को। तो ये जो है हमारे पास क्या हुआ है, तो वही लिखा हुआ है डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ अबाउट 200 बेस पेयर। उसके बाद लिखा अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म ए न्यूक्लियोजोम। दैट मीन्स क्या फॉर्मेशन करते हैं, वो न्यूक्लियोजोम को फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ ए replication fork. What role does the enzyme DNA ligase play in a DNA replication fork? ठीक है ना। तो अब जो है क्या है कि इसमें सीधा से कि हमें जो डीएनए जो फॉर्मेशन होता है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम होते, कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है, उसके बारे में, और जो डीएनए लाइगेज का क्या वर्क रहता है, ये इसके बारे में हमसे पूछा गया हुआ है। तो हम इसी को हम आगे यहाँ करते हैं। तो ये देखिए डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड एट ए डेफिनेट रीजन ऑन डीएनए कॉल ORI, जिससे जैसे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ORI। जहाँ पर भी लिखा होगा आपको ORI करके मिल जाएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है, जिसको नाम हमने दिया हुआ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद दिया हुआ द टू स्ट्रैंड्स अनवाइंड, the two strands unbind up to certain length forming a replication fork. Both the strand act as a template to synthesize a new complementary strand each. इसका मीन्स हुआ कि जो जब डीएनए जो होता है पहले कैसा होता है, अनबाइंड होता है। इसका मतलब ये हुआ ये डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या होगा, वो अनबाइंड स्टार्ट होगा। तो अनबाइंड स्टार्ट कैसे होगा कि ये जो डीएनए है वो इस तरह से यहाँ से ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने बोला हुआ, ये हो गया हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन, या ये फॉर्क हो गया, ठीक है ना। अब इसमें से एक जो होगा डीएनए जो किस तरह का वर्क करेगा, टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा। टेम्पलेट मतलब होता है एक खांचा या एक तरह का स्ट्रक्चर जिसकी कॉपी हो सके, कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमने उसको बोला हुआ है जैसे कि अगर डीएनए का जो सीक्वेंस है, डीएनए का जो सीक्वेंस जैसे AGCT, तो ये जो सॉरी एक मिनट, जैसे हमने लिया हुआ AGG, तो अब इसका क्या होगा TCC, मतलब एडेनिन के साथ थाइमिन होगा, ग्वानिसिन के साथ साइटोसिन होगा। तो इस तरह का जो ये जो है स्टैंड बन गया, क्या बन गया, इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। और इसकी जो कॉपी जो होगी इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, मतलब कि एक दूसरे के पूरक होना, ठीक है। नेक्स्ट जो है द मेन एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन इन द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए polymerase, which can polymerize the nucleotide only in 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। हमेशा याद रखिए कि इसके लिए जो है ये पूरी जो रिएक्शन होती है जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब मतलब एक डीएनए से दूसरे डीएनए जो फॉर्मेशन होता है, तो उस तरह की जो कॉपी होती है उसके लिए जो एंजाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है उसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमराइज, डीएनए पॉलीमरेज, जिसको यहाँ पे नाम दिया डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है ऑन द टेम्पलेट स्टैंड with 3 prime to 5 prime polarity, the new strand is synthesized as a continuous stretch, that is continuous synthesis। इसका मीन्स क्या हुआ कि ऑन द जो टेम्पलेट स्टैंड जो होता है हमारे पास, मतलब जिसका कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर होता है, एक सांचा होता है, दैट मीन्स जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम में वर्क करता है, जैसे उसकी भी कॉपी फॉर्मेशन होती। तो जो न्यू स्टैंड जो सिंथेसाइज हो रहा होता है, तो दो तरह के स्टैंड होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस स्टैंड सिंथेसाइज, एक होता है डिसकंटिन्यूस स्टैंड। तो अभी जो है जो टेम्पलेट स्टैंड जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलरिटी में जा रहा, तो वो कैसा है हमारा कंटिन्यूस स्टैंड चल रहा है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इस डायग्राम में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जो है ये जो है पेरेंटल स्टैंड है, या जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड ही बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 3 प्राइम टू 5 प्राइम में जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो है कट कट के जा रहा है, तो दैट इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम ये रहा, 3 प्राइम ये रहा, और इसके अपोजिट में जा रहा है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सिंथेसिस। जो तो यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस है, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, क्योंकि एक जापान के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनके बारे में वर्क किया था।
तो इसीलिए उनको नाम से हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और इन्होंने ही जो है ये जो गैप्स जो हैं जो फिल होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, डीएनए लाइगेज के हेल्प के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दिया हुआ है, देखिए ऑन द टेम्पलेट स्टैंड with 5 prime to 3 prime polarity, DNA is synthesized as a short stretches discontinuous synthesis। मैंने बोला हुआ था ना अभी कि आपको जो टेम्पलेट स्टैंड जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलरिटी में होगा, तो किस तरह का होगा, शॉर्ट स्ट्रेच, मतलब बीच बीच में उनके गैप बन जाएंगे, उस गैप को ही हमने बोला हुआ डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ लेटर द डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज स्ट्रेचेज बिकम जॉइंट बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। और जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रेच फॉर्मेशन हो रहे हैं उनको फिल करने के लिए जिसको हम बाइंड करते हैं उसको लिखा कौन सा एंजाइम लिया, डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है ना, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसको आप देखिएगा और अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आता है एक्सप्लेन द explain the process of making the heterogeneous nuclear RNA hnRNA into a fully functional mRNA in eukaryotes। Where does the process occur in the cell? देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो किस तरह से हेट्रोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए जो है वो वर्क करता है या वो किस तरह से बनता है, और फिर वो बाद में यूकैरियोट्स में किस तरह से फुली एमआरएनए सिंथेसिस हो जाता है। तो इसका मतलब यह कि पहले जो हमारे पास आरएनए फॉर्मेशन होता है वो किस तरह का होता है, हेट्रोजीनियस आरएनए, और बाद में वो किस तरह से हो जाता है हमारे पास फंक्शनल एमआरएनए हो जाता है। तो वो किस तरह से होता है यूकैरियोट्स में, ठीक है ना, ये हमें बताना है। वेयर डज दिस प्रोसेस अकर इन द सेल, ये वाली जो प्रोसेस होती है वो सेल में कहाँ होती है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर किस तरह देंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सिंस यूकैरियोट्स हैव स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। जो हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जीन्स अरेंजमेंट कैसा स्प्लिट होते हैं, मतलब कि मतलब बीच बीच में से जीन्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारा जो डीएनए जो है वो मोस्ट ऑफ कैसा है, दो तरह का है। एक तो हमारे पास जब हमने बताया था, एक तो होता है हमारे पास यूक्रोमेटन, एक होता है हेट्रोक्रोमेटन। तो हेट्रोक्रोमेटन वाला पोर्शन हमारे पास ज़्यादा है, तो दैट मीन्स उसी से जो आगे चल के सिंथेसाइज होगा तो वो क्या कैसा, क्योंकि डीएनए वाला पोर्शन है तो उसी डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब डीएनए हेट्रोजीनियस डीएनए जो हेट्रोक्रोमेटिन है तो मोस्ट ऑफ पोर्शन क्या कैसा होगा, आरएनए हेट्रोक्रोमेटिन होगा। तो जो हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब होता है कि एक ही बेस जो है कई बार रिपीट होना। तो जो रिपीट होगा तो उसको कोई मतलब नहीं होता, तो उनको क्या कर दिया जाता, अलग अलग उनको निकाल दिया जाता। तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, स्प्लिट का फॉर्मेशन होता है। तो आरएनए स्प्लिट फॉर्मेशन होता है। मैं जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उनके ऊपर एक नया वीडियो बनाकर उन चीज़ों को आपको क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया था हेट्रोजीनियस जो है जो है हमारे पास राइट। तो यहाँ पर जो हमने बोला हुआ है, सिंस यूकैरियोट्स हैव स्प्लिट जीन अरेंजमेंट द हेट्रोजीनियस आरएनए हैज बोथ कोडिंग सीक्वेंस एक्सॉन्स एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, दैट मीन्स इंट्रॉन्स एंड नॉन फंक्शनल, so it has to undergo splicing sorry, the process in which introns are removed and exons are joined। देखिए काम वहीं से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा कि अगर हम इस चीज़ को देखें कि हमारे पास ये हेट्रोक्रोमेटिन क्रोमोजोम्स, ठीक है ना, अब इसी से आगे चल के क्या हुआ, ये डीएनए बना। इस डीएनए में मोस्ट ऑफ पोर्शन कैसा था, हेट्रोक्रोमेटिन था। इसी से जब डीएनए बन गया तो ये फिर यहाँ से आरएनए बना। अब आरएनए में मोस्ट ऑफ पोर्शन कैसा होगा, हेट्रोजीनियस होगा। हेट्रोजीनियस का मतलब यहाँ पर जो है एक हमने बताया था आपको यूक्रोमेटिन
और एक बताया था हेट्रोक्रोमेटिन। तो हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब होता है रिपीटेटिव डीएनए। तो अब जो रिपीटेटिव डीएनए जो आया, जैसे ए सीक्वेंस बहुत बार आ गया, जी जी सीक्वेंस बहुत ज़्यादा आ गया, तो वो हमने बोला रिपीटेटिव सीक्वेंस। और यही जो होते हैं उनको बोलते हैं हम इंट्रॉन। ये क्या करते हैं कि इनका इनका कोई फंक्शन नहीं होता, इसीलिए उनको बोलते हैं नॉन फंक्शनल। और जिनका जो, तो इसीलिए क्या कहते हैं, इनको रिमूव कर दिया जाता है, इनको निकाल दिया जाता है। और जो सही जो होते हैं, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, जो आगे जाके वर्क करते हैं, उनको हमने बोला हुआ है एक्सॉन्स। ठीक है। तो इसको हम देखें, तो इन विच इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा किया, हमने इंट्रॉन को रिमूव कर दिया और एक्सॉन्स को हर ज्वाइन कर लिया। ठीक है ना। तो इट हैज अंडरगो टू अदर प्रोसेस, नेमली कैपिंग एंड टेलिंग, टू बिकम फंक्शनल। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जब भी जो आरएनए फॉर्मेशन आता है, तो ये हमारे पास आरएनए बन गया। तो इसके आगे जो हमने क्या क्या कर दिया है, आगे वाले पोर्शन पे कैपिंग कर दी और पीछे वाले पे टेलिंग कर दी है। कैपिंग और टेलिंग का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर आपको है कैपिंग एंड टेलिंग टू बिकम फंक्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर जो है, जो 5' एंड, तो यहाँ पर जो है जी का सीक्वेंस जो है बहुत बार लगा देंगे, और यहाँ पर एडेनिन का सीक्वेंस बहुत बार लगा देंगे हम। तो जो है जहाँ पर ग्वानिसिन और एडेनिन की क्वांटिटी हम बढ़ा देते हैं, मतलब स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर और एंडिंग वाले पॉइंट पर, इसी 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 वाले पोर्शन को हमने बोला हुआ है कैपिंग एंड टेलिंग। ठीक है ना। ताकि जो अभी जब हमारा स्प्लाइसिंग होगा, तो हमारा जो एक्सॉन्स वाला पोर्शन वो बचे रहे। इन कैपिंग एंड अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, जैसे देखा हमने लिखा है कॉल्ड, जो कैपिंग पे हमने क्या लगा दिया, मिथाइल गुआनाशीन। क्या लगाया, मिथाइल गुआनाशीन। जैसे लिखा हमने, जो गुआनाशीन अभी मैंने इस तरह के लगाया हुआ था, मिथाइल वाला ग्रुप और जोड़ के मिथाइल गुआनाशीन ट्राइफॉस्फेट रेजिड्यू आर एडिड एट द फाइव एंड ऑफ द हेट्रोजीनियस आरएनए। और जो लास्ट वाले रीजन होता है इन टेलिंग, अबाउट 200 to 300 adenyl residue are added at the 3' end and a template independent manner, जैसे मैंने आपको ए लगा दिया था। These changes take place in the nucleus of the cell। एक्चुअली ये सब इसलिए किया जाता है ताकि जब आरएनए में भी जो कटिंग हो, जो मतलब स्प्लाइसिंग होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, जो हमारा सही जो है एक्सॉन्स है, वो बचे रहेंगे स्प्लाइसिंग के दौरान। और जो कैपिंग में जो हमारे पास गुआनाशीन लगा हुआ है, और टेलिंग में जो एडेनाइलिन लगा है, वो कट जाएंगे। बाकी चीज़ें हमारी सेफ बची रहेंगी। ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा था कि ये कहाँ पे होता है, तो ये क्या होता है, दीज चेंजेज टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स। सेल्स के न्यूक्लियस में ये वाली चीज़ें होती कहाँ पर, कौन सी वाली प्रोसेस, जो लास्ट वाला, वेयर डज द प्रोसेस अकर इन द सेल, मतलब जो ये हेट्रोजीनियस एमआरएनए की सिंथेसिस जो कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स में होती है। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, राइट एनी 6 साइलेंट फीचर ऑफ द ह्यूमन जीनोम एज ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम का जो आया हुआ है, तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें आपसे पूछा गया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, और उसके जो है 6 जो है कोई फीचर्स बताइए। तो जो हमारे पास है, फर्स्ट जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, द ह्यूमन जीनोम कंटेंस जो है, द ह्यूमन जीनोम कंटेंस 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स इसमें इसके पास होते हैं। द साइज ऑफ जीन्स वेराइज एंड एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस, while the largest gene dystrophin consists of 2.4 million bases. The total the total number of genes is estimated 30,000, and 99.9% of nucleotides are the same all in humans. एंड उसके बाद जो दिया हुआ है, द फंक्शनल ऑफ ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स आर नॉट नोन, ओनली लेस देन 2% ऑफ
genome codes for proteins. A repetitive segment up to a large portion of the human genome. A repetitive sequence through light on chromosome structure and dynamics evolution through they are thought to have no direct coding functions. देखिए यहाँ पर जो देने वाली चीज़ें ये हैं, देखिए द ह्यूमन जीनोम में कितने हैं, 3164 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना, इतने बेस पेयर्स हैं ह्यूमन जीनोम्स में, ठीक है ना। उसमें से जो है एवरेज जो है वेराई करते हैं 3000 बेसिस में, जबकि सबसे बड़ा जो है डिस्ट्रोफिन है जिसमें 2.4 मिलियन बेसिस हैं। द नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड 30,000 जो एक्टिवली काम करते हैं बॉडी में, तो कब लगभग लोग इतने 1 लाख से ऊपर मिलियंस में जीन्स पाए जाते हैं, पर जो वर्क जो करते हैं 30,000 वर्क ही जिनके बारे में अभी तक नॉन है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स आर नॉट नॉन, उनके बारे में पता ही नहीं 50% का। ओनली लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, उसमें से भी कितना है, 2% ही प्रोटीन सिंथेसिस होती है। रिपीटेटिव सीक्वेंस थ्रू लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन दो दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन। जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है इसका अभी तक फंक्शन बहुत ज़्यादा हमें पास क्लियर नहीं, लेकिन बट ये आने वाले इन फ्यूचर में जो है एवोल्यूशन में आपका वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, क्रोमोजोम 1 हैज 2968 जीन्स एंड बाई क्रोमोजोम्स हैज ओनली 231 जीन्स। देखिए क्रोमोजोम, फर्स्ट क्रोमोजोम मौजूद हो चाहे मेल का जो फीमेल्स का, उसके पास 2968 जीन ही पाए जाते हैं। उसके साथ साथ जो बाई क्रोमोजोम्स के पास 231 जीन्स पाए जाते हैं, जबकि अगर हम देखें जो एक्स क्रोमोजोम्स के पास नंबर ऑफ जीन्स पाए जाते हैं इन कंपेयर क्रोमोजोम्स 1 से भी बहुत ज़्यादा जीन्स, मिलियंस में उसकी संख्या है। तो उसके पास जो एक्स क्रोमोजोम्स जो होता है बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, इसीलिए फीमेल की बॉडी जो है कुछ उसको ज़्यादा कुछ हद तक टिपिकल होती है। नेक्स्ट जो होता है, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस where DNA differs in a single base in human being. These are called single nucleotide polymorphism SNP. जितनी भी साइंटिस्ट हैं दैट में हैव अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं कितने, 1.4 मिलियन लोकेशन, ठीक है, कितना 1.4 मिलियन लोकेशन पर देखिए क्या हुए, वेयर डीएनए डिफर्स इन सिंगल बेस पेयर single base in human beings. These are called single nucleotide polymorphism SNP, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आगे जाते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मैसलिन एंड एस्टेल एक्सपेरिमेंट ऑन ई कॉलाई। तो हमें यहाँ पर जो है मैसलिन एंड एस्टेल का एक्सपेरिमेंट बताना है ई कॉलाई के बारे में। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड एज ए ओनली source of nitrogen in site experiment. Why did they allow the synthesis of the light and heavy DNA molecules in an organism? थर्ड इसी में क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डिड द डिस्टिंग्विश द हैवी डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द लाइट डीएनए मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन। एंड फोर्थ पूछा गया है, राइट द कंक्लूजन द साइंटिस्ट अराइव्ड एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि वो कौन सा केमिकल है जो मैसलिन और स्टॉल में यूज किया हुआ था। तो आपको बताना है अमोनियम क्लोराइड्स, ठीक है, NH4Cl। सेकेंड क्वेश्चन पूछा, व्हाई डिड द अलाउ सिंथेसिस ऑफ लाइट एंड हैवी डीएनए मॉलिक्यूल इन द ऑर्गेनिज्म। तो जो है मतलब लाइट एंड हैवी डीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म और वाई क्यों यूज किया गया था। तो दैट मीन्स इट वाज डन द शो आफ्टर वन जनरेशन ऑफ इकोलाई, इश्चरिया कोलाई। फर्स्ट जनरेशन में इकोलाई यूज किया गया था और उसके साथ उसमें लिया 15 एन डीएनए, मतलब फिर NH4Cl 15 रेडियो एक्टिव लेवल्ड वाला लिया था इन ए मीडियम। उसके बाद उसको कौन से मीडियम डाला, 14 एन NH4Cl में। द डीएनए बाद इंटरमीडिएट डेंसिटी, तो वहाँ पर क्या मिला था, पहले 15 एन में डाला था
तो वहाँ पर इंटरमीडिएट, और उसके बाद जो है 14N में जा रहा था तो वहाँ पर लाइट एंड हैवी डीएनए दोनों मिल गए थे. इट शो दैट द टू स्ट्रैंड्स, only one strand is synthesized newly using the 14N नाइट्रोजन सोर्स इन द मीडियम. ठीक है. थर्ड वाला जो था, द हैवी एंड लाइट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट. द 15N डीएनए was heavier than 14N DNA and the hybrid 15N 14N DNA was intermediate between the two. देखिए इस को जो लिखा हुआ है, द हैवी एंड लाइट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से बाय सीजियम क्लोराइड. ठीक है ना. इसके लिए जो है आप ये वाला एक्सपेरिमेंट जरूर एक बार देख लें और पढ़ लें, तभी आपको ये क्लियर होगा. क्योंकि यहाँ पर जो दिया कि जो हमने आपको बताया था कि जो जो लाइट डीएनए है वो 14N वाला होगा और जो हैवी डीएनए है वो 15N वाला होगा, और दोनों को अलग करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड विद द हेल्प ऑफ सीजियम क्लोराइड. ठीक है. वहाँ पर आपको दोनों चीज़ें अलग अलग मिल जाएंगी. 15N डीएनए अलग मिल जाएगा, 14N डीएनए अलग मिल जाएगा, और 15N और 14N का हाइब्रिड वाला मिक्सचर अलग मिल जाएगा. फोर्थ वाला जो क्वेश्चन कर रहा है, राइट द कंक्लूजन द साइंटिस्ट अराइव्ड एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट. तो इस एक्सपेरिमेंट में इन कहाँ पर पहुंचे थे, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो वो साइंटिस्ट पहुंचे थे उन्होंने बोला हुआ था द कंक्लूडेड दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव, दैट इज द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, वन इज द पेरेंटल स्ट्रैंड वाइल इज द अदर सिंथेसाइज न्यू. तो इसमें तो डीएनए का जो साइंटिस्ट पहुंचे थे तो उन्होंने बोला मैस्लन और स्टाल ने कि जो डीएनए का जो नेचर हो जो होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव. सेमी कंजर्वेटिव मतलब हाफ डीएनए जो होता है न्यूली होता है और हाफ डीएनए ओल्ड होता है, जिसको हमने पेरेंटल डीएनए बोला हुआ है. ठीक है. दैट इज द टू स्टैंड ऑफ डीएनए, वन इज द पेरेंटल स्टैंड वाइल द अदर इज सिंथेसाइज न्यू. नेक्स्ट जो आता है एक्सपेंड बैक एंड याक. ठीक है. एक्सप्लेन बैक एंड याक, व्हाट आर द दे एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ द विच दे आर यूज्ड. तो बैक फॉर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स, याक फॉर यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम. ये दोनों जो हैं क्लोनिंग में इनका यूज होता है. दे आर कॉमनली यूज वेक्टर फॉर क्लोनिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स इन होस्ट लाइक बैक्टीरिया एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली. अब मुझे आप कोई भी जो है इस कमेंट सेक्शन में व्हाट इज द यूज ऑफ वेक्टर इसका हमें बताइएगा, और इसके साथ साथ एक वो बताइए प्लाज्मिड का हम क्या यूज करते हैं. ठीक है ना. ये दोनों बताइए तब, और अगर नहीं क्लियर होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन जरूर पूछिएगा, मैं इसको एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करूँगा. ठीक है. तो जो याक और बैक जो है मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ये दोनों जो है क्लोनिंग में वर्क करते हैं, क्लोनिंग में हेल्प करते हैं. ठीक है. They are commonly used vectors for cloning the DNA fragment in host like bacteria and yeast. The cloning result is amplification, making multiple copies of the desired DNA fragment. That means ये क्या होता है, कई कॉपीज फॉर्मेशन करते हैं. ठीक. नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, राइट द contribution the following scientist is deciphering the genetic code: George Gamio, Harvind Khurana, Marshall Nirenberg and Shavro Oka. इसी का बी पार्ट है, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक कोड इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बायोसिंथेसिस. तो फर्स्ट वाले का आंसर जो हम देंगे उसमें दिया हुआ है, इट हैज जॉर्ज गैमियो हु सजेस्ट दैट द कोड मस्ट बी मेड ऑफ 3 बेसिस. तो जो कोड जो बनता था वो थ्री बेसिस का बनता था. जैसे आपको हम बता दें, जैसे ए यू जी जी यू जी, ये तीन के कोडॉन, ये तीन कोड के बेस पेयर से बन के बना हुआ. इन ऑर्डर
टू कोड फॉर द 20 डिफरेंट अमीनो एसिड, दैट मीन इनसे कितने अमीनो एसिड बनाएंगे, 20 अमीनो एसिड बनाएंगे विथ ओनली 4 बेसिस, ठीक है ना। तो 4 बेसिस के अकॉर्डिंग बनाए, तो इस तरह से कितने कोडॉन हुए, 64, 4 पे पावर क्यू करा के आप लगा सकते हैं 64 बने, 64 ट्रिपलेट कोडॉन, मैनी मोर कोडॉन देन रिक्वायर्ड। और इसी के साथ साथ जो सेकेंड वाला था, जो हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, कुड सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल विद डेफिनेट कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर्स। उसके बाद जो है इसी में Marshall Nierenberg made a cell-free system for protein synthesis that help in deciphering the code. जो नीरनबर्ग ने क्या बोला था कि कोई भी जो होगा, जो डेसिफरिंग मतलब प्रोटीन जो बनेगी वो रिपीट नहीं होगी, मतलब कि भले उन्हीं अमीनो एसिड से, उन्हीं जो जितनी भी कोडॉन से है उन्हीं बेस पेयर से बल्कि बनी हुई, पर वो कैसी होगी, रिपीट नहीं होगी, कॉमा में नहीं होगी। तो इसीलिए बोला डेसिफरिंग द कोड। ओका ने जो थे वो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने डिस्कवर किया था एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज दैट कुड पॉलीमरेज आरएनए, ठीक है, विथ डेफिनेट सीक्वेंस इन टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर, ठीक है ना। दैट मीन्स कि वहाँ पर कि जो भी ओका जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने कहा, बोला हुआ था कि आरएनए जो है वो भी किसके ऊपर जो है वो किसी न किसी मतलब टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर पे काम करता है, मतलब उसके लिए भी क्या पहले से डीएनए जरूरी है, मतलब डीएनए से आरएनए बने तो डीएनए की कॉपी ही जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी आरएनए फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट जो है, the process of translation require the process of translation required transfer of genetic information from a polymer of nucleotide to a polymer of amino acid, that means जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसकी क्या होगी, अमीनो एसिड क्या क्या करेंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है ना। ट्रांसलेट मतलब कि जो आरएनए जो मतलब डीएनए से आरएनए बना हुआ है, तो डीएनए की कॉपी की गई है पर कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी, तो उससे जो बना हुआ है उससे हमारा आरएनए बना, तो उस वाली प्रोसेस को हमने बोला वो ट्रांसक्रिप्शन। और जब जो जितनी भी जो हमारे पास जब जो आरएनए के ऊपर जितने भी जो हमारे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं और अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को पहुंचा रहे हैं। द जेनेटिक कोड could direct the sequence of amino acid during protein synthesis, that is it show the relationship between the sequence of nucleotide on mRNA and the sequence of amino acid in the polypeptide. Next जो क्वेश्चन है, write the dual purpose served by the deoxyribonucleoside triphosphate in polymerization. तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है द deoxyribonucleoside triphosphate आर द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द डीएनए स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, डीएनए स्ट्रैंड होगा उसका, ठीक है। दैट मीन्स, और इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, दैट मीन्स एटीपी जीटीपी से इसको एनर्जी फॉर्मेशंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, ऑल्दो द प्रोकैरियोटिक सेल हैज नो डिफाइंड न्यूक्लियस yet DNA is not scattered throughout the cell, explain। इसका मतलब क्या हुआ, इन प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं, दैट मीन्स जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसका कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यदि डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि जो डीएनए है जो पूरे सेल्स में फैला हुआ रहता है। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल द निगेटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो जो प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें डीएनए तो वैसे ही निगेटिवली चार्ज होता है और उसको हेल्ड करने के लिए कुछ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी होती है,
और इसको हमने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियोइड। जबकि हमने बताया था हिस्टोन प्रोटीन जो होती पॉजिटिवली होती है, पर ये जो है यहाँ पर क्या होता है कि कुछ एनएचसी प्रोटीन होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, जो कैसी होती है, निगेटिवली चार्ज होती है। द डीएनए इज द न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज इन ए लार्ज लूप हेल्ड बाय द प्रोटीन। ठीक है ना, जो जैसे क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होके आता है। ठीक है, और जिसको जो कवर किए होती है वो कौन किए कर रहती है, प्रोटीन्स कवर किए रहती है। ठीक है, और दस द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। तो डीएनए जो है पूरे सेल्स में नहीं फैला रहता, देयर दो देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि दैट मीन्स इसके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। दैट मीन्स ये सेल मेम्ब्रेन के पास अटैच रहता है या उसी के पास रहता है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास VNTR। ठीक है ना, तो VNTR अब यहाँ पे है एक्सपेंड VNTR द डिस्क्राइब इट्स रोल इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। VNTR क्या होते हैं, ठीक है ना, एक्सपेंड का करिए एंड द डिस्क्राइब करिए कि इसका रोल जो है फिंगरप्रिंटिंग में कैसा रहता है। एंड जो है लास्ट जो है लिस्ट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स। एक्चुअली ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो रही, तो इस क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आऊँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप जो भी आपके कमेंट्स होंगे उन कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं आगे की वीडियो भी बनाऊँगा। आपको अगर क्वेश्चन सही लगते हैं या किस तरह से जो मैंने बताया हुआ है या आपको किसी पे डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।